स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिस्टिक एफएम। आज की कहानी सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक परीक्षा है। क्या होता है जब इंसान और सिस्टम के बीच की दीवार गिर जाती है? चलिए जानते हैं हिमांशु के इस खौफनाक अध्याय में। अध्याय 6, दूसरा सील, झूठ का पर्दाफाश और विश्वास का टूटना। सुबह देर से आए। निवेरिया की राख में धूप उतर रही थी, लेकिन गर्मी नहीं थी, बस उजाला था, फीका और थका हुआ। रात की घटनाएं अभी भी हवा में तैर रही थीं। जले हुए लकड़ियों की गंध, खून की हल्की सड़न और उन लोगों की खामोशी जो बच तो गए थे पर टूट चुके थे। हिमांशु एक टूटे हुए कुएं के पास बैठा था। उसकी हथेलियां साफ थीं, लेकिन उसे अब भी लगता था कि वे खून से सनी हैं। उसने उन्हें कई बार धोया था, पानी से, मिट्टी से, पर एहसास नहीं गया। सिस्टम स्टेटस: मानवता 90%, अंधकार अनुकूलता 39%, मानसिक स्थिरता 68%। नोट: भावनात्मक दमन बढ़ रहा है। दूसरा सील सक्रिय होने के संकेत। दूसरा सील, हिमांशु ने बुदबुदाया। वह आज खुलेगा। पीछे से कैलिथा की आवाज आई। हिमांशु ने सिर उठाया। कैलिथा खड़ी थी, चेहरे पर वही सख्ती, लेकिन आंखों में कुछ नया था। चिंता नहीं, बल्कि अपराधबोध। आज? हिमांशु ने पूछा। क्यों? कैलिथा ने आसमान की ओर देखा। क्योंकि दूसरा सील तब खुलता है जब सच सामने आने वाला होता है। माया पास आ गई। उसने हिमांशु के पास बैठते हुए कहा, किस तरह का सच? कैलिथा ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सील, विश्वास। वे कस्बे से बाहर निकले। रास्ता पुरानी पत्थर की सड़क से होकर जाता था, टूटी हुई, लेकिन जानबूझकर बनाई गई। कैलिथा ने बताया था कि यह रास्ता सत्यवेदी तक जाता है, एक प्राचीन स्थान जहां कभी सिस्टम के रक्षक एकत्र होते थे। जैसे ही उन्होंने उस स्थान की सीमा पार की, सिस्टम इवेंट ट्रिगर्ड। सेकेंड सील डिटेक्टेड। सील का नाम, विश्वास। परीक्षा: जब सच तुम्हें तोड़े, तब भी क्या तुम किसी पर भरोसा कर पाओगे? सत्यवेदी गोलाकार थी, बीच में एक पत्थर का स्तंभ जिस पर पुराने चिन्ह उकेरे थे। हवा वहां अजीब थी, भारी लेकिन साफ। ये जगह झूठ सहन नहीं करती, कैलिथा ने कहा। ये जो भी छुपाया गया है उसे बाहर खींच लाती है। माया ने असहज होकर कहा, तो जल्दी काम खत्म करें। हिमांशु स्तंभ के पास गया। जैसे ही उसने हाथ रखा, सिस्टम लिंक एस्टैब्लिश्ड। उसके दिमाग में छवियां फट पड़ीं। झूठ का पर्दाफाश। सबसे पहले उसकी माँ, शिवानी। लेकिन यह वह दृश्य नहीं था जो उसने सोचा था। शिवानी अकेली नहीं थी, वह कैलिथा के साथ खड़ी थी और उनके सामने एक तीसरी आकृति थी। काले वस्त्र, चेहरा धुंधला। वायरॉस। हिमांशु का दिल जोर से धड़का। नहीं, उसके होंठ हिले। मेमोरी रिकॉर्ड ऑथेंटिकेटेड। वायरॉस बोल रहा था, लड़का सिस्टम का वाहक है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, उसे झूठ में पालो। शिवानी कांपती आवाज में बोली। और अगर उसने विरासत जागा ली, कैलिथा ने कहा, तो हमें उसे तैयार करना होगा, या उसे मारना होगा। हिमांशु पीछे हट गया। मेंटल स्टेबिलिटी ड्रॉप, -7%। माया ने उसका हाथ पकड़ा। हिमांशु, क्या देखा? उसने कुछ नहीं कहा। दृश्य बदला। दूसरा झटका, एक और स्मृति। हिमांशु छोटा सा बीमार पड़ा है। शिवानी उसके माथे पर हाथ रखती है, और उसकी हथेली से काली ऊर्जा बहती है। सिस्टम नोट: डाक अनुकूलता कृत्रिम रूप से नियंत्रित की गई। स्रोत: बाहरी हस्तक्षेप। मेरी माँ। हिमांशु की आवाज़ टूट गई। उन्होंने मुझे बदला। कैलिथा की आंखें बंद हो गईं। बचाया, उसने कहा। हमने तुम्हें बचाया, झूठ बोलकर। हिमांशु ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे पूरे जीवन में। माया ने कैलिथा की ओर देखा। ये सच है। कैलिथा ने सिर झुका लिया। वही जवाब था। सेकेंड सील रिस्पॉन्स, विश्वास सील, 31% खुला। स्थिति: अस्थिर। चेतावनी: विश्वास का टूटना अंधकार को आमंत्रण देता है। असली विश्वासघात। हिमांशु पीछे हटा। तो मैं क्या हूँ? उसने पूछा। एक हथियार, एक प्रयोग। कैलिथा ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसी पल माया ने हिमांशु का हाथ छोड़ दिया। वह पीछे गई। माया। हिमांशु ने चौंक कर कहा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं था। मुझे माफ करना, उसने कहा। सिस्टम अनोमली कन्फर्म्ड। माया ने अपनी बाँह उठाई। उसकी त्वचा पर एक निशान चमक उठा, काला लेकिन जीवित। डार्क एम्पायर का चिन्ह। हिमांशु का दिल जैसे रुक गया। तू? उसका गला सूख गया। माया रोती हुई बोली, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं सौदा हूँ। माया का सच: डार्क एम्पायर ने उसके परिवार को पकड़ रखा था सालों से। वायरॉस ने उससे कहा था, लड़के के पास रहो, उसकी मानवता को बांध कर रखो। जब दूसरा सील हिले, मुझे संकेत दो। माया ने सिर झुका लिया। मैंने संकेत नहीं दिया, उसने कहा। मैंने मना कर दिया। सिस्टम अपडेट: विश्वास सील, 54% खुला। मानवता जोड़ 2%। लेकिन, माया ने कांपते हुए कहा, अब वे मेरे परिवार को मार देंगे। सन्नाटा छा गया। कैलिथा ने धीरे से कहा, ये वही क्षण है हिमांशु। क्या क्षण? हिमांशु ने पूछा। जब तुम तय करोगे, विश्वास क्या होता है,
निर्णय, सिस्टम प्रॉम्प्ट सील्ड चॉइस, माया को जाने दें, मानवता सुरक्षित। दूसरा सील आंशिक, माया को रोकें। दूसरा सील तेजी से खुले, मानवता को क्षति। हिमांशु ने माया को देखा, वह कांप रही थी, टूटी हुई, लेकिन झूठी नहीं। उसने कोई विकल्प नहीं चुना। उसने आगे बढ़कर माया को गले लगा लिया। हम तेरे परिवार को बचाएंगे, उसने कहा। डार्क एम्पायर से। सिस्टम चुप रहा। फिर सेकेंड सील ब्रेक अनएक्सपेक्टेड मेथड, विश्वास सील 100% खुला। कारण, सिस्टम के बाहर लिया गया निर्णय। नई क्षमता अनलॉक, सत्य दृष्टि ट्रूथ साइट पैसिव, मानवता स्थिर, अंधकार अनुकूलता जोड़ 6%। कैलिथा की आंखें फैल गईं। ये असंभव है, हिमांशु ने कहा। नहीं, यह इंसानी है। कहीं दूर डार्क एम्पायर में वायरॉस ने महसूस किया, उसने सिस्टम को धोखा दिया। वह फुसफुसाया, और यही सबसे खतरनाक बात है। हिमांशु ने आकाश की ओर देखा। 2 सील टूट चुके थे, और अब युद्ध व्यक्तिगत हो चुका था। हवा बदल चुकी थी। निवेरिया से निकलते ही वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैल गई थी, जैसे जमीन भी अब सांस लेने से डरती हो। आकाश का रंग फीका था, सूरज दिखता तो था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। ये वह सीमा थी जहां से आगे दुनिया डार्क एम्पायर की छाया में आती थी। हिमांशु सबसे आगे चल रहा था। उसके कदम अब भारी नहीं थे, वे स्थिर थे। 2 सील टूट चुके थे, और हर टूटे सील के साथ उसके भीतर कुछ बदला था। सिस्टम स्टेटस अपडेटेड। स्तर 4, मानवता 91%, अंधकार अनुकूलता 45%, सक्रिय क्षमताएं, छाया अनुभूति, अंधकार प्रवाह नियंत्रित, सत्य दृष्टि पैसिव, चेतावनी। तीसरा सील सक्रिय होने की संभावना। डार्क एम्पायर सीमा के भीतर। माया उसके साथ चल रही थी, शांत लेकिन भीतर से टूटी हुई। उसके चेहरे पर अपराधबोध था, पर आंखों में अब झूठ नहीं था। कैलिथा पीछे थी, हमेशा की तरह सतर्क, लेकिन इस बार उसके भीतर भी अस्थिरता थी। अब जो होगा, कैलिथा ने कहा, वह सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। हिमांशु ने बिना रुके जवाब दिया, अब कुछ भी सिर्फ सिस्टम का नहीं है। डार्क एम्पायर की सीमा। जैसे ही उन्होंने काले पत्थरों से बने उस विशाल द्वार को पार किया। सिस्टम वार्निंग, एंटरिंग हॉस्टाइल टेरिटरी, डार्क एम्पायर डोमेन, सिस्टम रेस्ट्रिक्शंस एप्लाइड। हिमांशु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर दबाव डाल दिया हो। अंधकार प्रवाह दक्षता -15%, मानवता क्षरण दर जोड़ धीमी। ये जगह तुम्हें परखेगी, कैलिथा ने कहा। यहाँ सिस्टम तुम्हारा सहायक नहीं, बल्कि पर्यवेक्षक है। सामने फैला हुआ था काला मैदान, टूटे हुए स्तंभ, और दूर एक शहर, नॉक्सार, डार्क एम्पायर की बाहरी राजधानी। तीसरा सील, पहचान। शहर के पहले खंडहर में कदम रखते ही सिस्टम इवेंट ट्रिगर्ड। थर्ड सील डिटेक्टेड। सील का नाम, पहचान, परीक्षा। जब पूरी दुनिया तुम्हें कुछ और कहे, तब तुम खुद को क्या मानोगे? हिमांशु के सिर में तेज दर्द उठा। उसकी दृष्टि बदली। सत्य दृष्टि अपने आप सक्रिय हो गई। भ्रम का नगर, नॉक्सार वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। हर गली में परछाइयां थीं, लेकिन वे सिर्फ सिपाही नहीं थीं, वे स्मृतियां थीं। हिमांशु ने खुद को देखा। एक दृश्य में वह डाक ताज पहने खड़ा था। लोग उसके सामने घुटनों पर थे। रक्त की नदियां बह रही थीं। डाक किंग हिमांशु। दूसरे दृश्य में वह अकेला था। माया और कैलिथा जमीन पर मृत पड़ी थीं, और वह सिंहासन पर बैठा रो रहा था। ये सच नहीं है, हिमांशु ने दांत भींचे। सिस्टम रिस्पॉन्स, ये संभावनाएं हैं। पहचान का भार स्वयं चुनना होगा। पहला सामना। एक चौक में डार्क एम्पायर के सिपाही जमा थे। उनके बीच एक सेनापति, काला कवच, लाल निशान और आंखों में घमंड। उत्तराधिकारी, उसने कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बॉस यूनिट डिटेक्टेड। नाम, जनरल क्रेवेन। स्तर उच्च। रणनीति, मानसिक आक्रमण। पीछे हटो, कैलिथा ने कहा। हिमांशु आगे बढ़ा। नहीं, यह मेरा है। युद्ध, पहचान बनाम भय। क्रेवेन ने तलवार उठाई। तू राजा नहीं है, वह हंसा। तू सिर्फ एक असफल उत्तराधिकारी है। उसके शब्द तीर की तरह लगे। मेंटल अटैक डिटेक्टेड। हिमांशु की दृष्टि डगमगाई। उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। अगर उसने विरासत जगा ली तो उसे मारना होगा। माया की रोती आवाज, मैं सौदा हूँ। उसका सिर फटने लगा। थर्ड सील स्टेबिलिटी 22%। क्रेवेन ने वार किया। हिमांशु पीछे गिरा। खून बहा। हेल्थ 61%। तू तय नहीं कर सकता कि तू क्या है, क्रेवेन दहाड़ा। डार्क एम्पायर तय करेगा। हिमांशु ने जमीन पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। फिर उसने माया को देखा। वह चीख नहीं रही थी, वह भाग नहीं रही थी, वह बस देख रही थी। उम्मीद से। निर्णय, सिस्टम प्रॉम्प्ट थर्ड सील। स्वयं को स्वीकार करें जैसा सिस्टम परिभाषित करता है। शक्ति में तीव्र वृद्धि। पहचान का नुकसान। स्वयं को परिभाषित करें। मानवता स्थिर। दर्द और संघर्ष बढ़ेगा। हिमांशु हंसा, धीरे, थका हुआ। मैं न राजा हूं, उसने कहा। न हथियार, उसने खड़े होते हुए कहा। मैं हिमांशु हूं।
तीसरा सील टूटता है। थर्ड सील ब्रेक इनिशिएटेड। हवा फट पड़ी, अंधकार प्रवाह बदला। अब वह आक्रामक नहीं था बल्कि स्थिर था। न्यू स्टेट अनलॉक्ड। संतुलित अंधकार, बैलेंस्ड अबिस। मानवता और अंधकार दोनों साथ। हिमांशु ने एक ही वार में क्रेवेन की तलवार तोड़ दी। दूसरे वार में उसे घुटनों पर ला दिया। डार्क एम्पायर को बता देना, हिमांशु ने कहा। मैं उनका उत्तराधिकारी नहीं हूं। उसने अंतिम वार नहीं किया। उसने कहा, मैं उनका अंत हूं। युद्ध की घोषणा। आकाश में गूंज फैल गई। सिस्टम ब्रॉडकास्ट अनऑथराइज्ड। डार्क एम्पायर के नाम। हिमांशु युद्ध की घोषणा करता है। ये सिस्टम का आदेश नहीं है, यह इंसान का निर्णय है। नॉक्सार में सन्नाटा छा गया। फिर अराजकता। कहीं दूर सिंहासन पर वायरॉस खड़ा हो गया। 3 सील, उसने कहा। और अब उसने नाम चुन लिया है। उसने मुस्कुराकर कहा, अब खेल शुरू होता है। हिमांशु ने खंडहरों से भरे शहर को देखा। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये युद्ध था, और उसने पहला कदम रख दिया था। नॉक्सार जल रहा था, लेकिन आग से नहीं, डर से। हिमांशु की युद्ध घोषणा के बाद शहर की हवा बदल चुकी थी। डार्क एम्पायर के सिपाही इधर उधर भाग रहे थे, कुछ मोर्चा संभाल रहे थे, कुछ आदेश का इंतजार कर रहे थे और कुछ भागने की तैयारी में थे। हिमांशु खंडहरों के बीच खड़ा था। तीसरा सील टूट चुका था, और उसके साथ उसका अस्तित्व भी बदल चुका था। सिस्टम स्टेटस क्रिटिकल अपडेट। स्थिति संतुलित, अंधकार अस्थिर। मानवता 89%, अंधकार अनुकूलता 51%, मानसिक स्थिरता 63%। नोट, संतुलन बनाए रखना चौथे सील की कुंजी है। माया उसके पास आए। तू कांप रहा है, उसने कहा। हिमांशु ने अपनी हथेलियां देखीं। मैं डर नहीं रहा, उसने कहा। मैं भारी हो रहा हूं। कैलिथा पास आए। उसकी आंखें शहर के केंद्र की ओर थीं, जहां एक विशाल काली मीनार खड़ी थी। वहां, उसने कहा, डार्क एम्पायर की आत्मा है। हिमांशु ने सिर उठाया। मीनार से कुछ उतर रहा था। परछाई, राजा की छाया। हवा अचानक रुक गई, शोर थम गया, और फिर नॉक्सार के ऊपर आकाश फट गया। काले बादलों के बीच एक आकृति उभरी। कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस इच्छा। राजा की छाया। सिस्टम अलर्ट, अनप्रेसिडेंटेड एंटिटी। एंटिटी टाइप, अवधारणा। नाम, डार्क किंग की छाया। स्थिति, अपूर्ण अवतार। चेतावनी, ये शत्रु नहीं है, यह विरासत है। माया पीछे हट गई। ये क्या है? कैलिथा की आवाज कांप गई। ये राजा की स्मृति है, उसकी इच्छा, उसका बोझ। छाया ने बोलना नहीं किया। उसने महसूस कराया, और वह एहसास घुटनों पर ला देने वाला था। चौथा सील, बोझ। हिमांशु का सिर झुक गया। उसके कंधों पर कुछ रखा गया, अदृश्य लेकिन असहनीय। उसने अपनी मां की मौत देखी, माया का डर, कैलिथा की चुप्पी, हजारों अजनबियों की पीड़ा, सब एक साथ। सिस्टम इवेंट ट्रिगर्ड। फोर्थ सील डिटेक्टेड। सील का नाम, बोझ। परीक्षा, क्या तुम दुनिया का भार उठाकर खुद को बचा पाओगे? हिमांशु चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके घुटने जमीन से टकराए। सिस्टम बनाम हिमांशु। सिस्टम डायरेक्टिव, संतुलन बनाए रखने के लिए भावनात्मक भार घटाएं। सुझाव, करुणा सीमित करें, संबंध काटें, मानवता त्यागें। आंशिक नहीं, हिमांशु ने फुसफुसाया। सिस्टम पहली बार रुका नहीं। सिस्टम ओवरराइड अटेम्प्ट। उसकी छाती में जलन उठी। यादें धुंधली होने लगीं। माया का चेहरा धुंधला, उसकी मां की आवाज दूर। हिमांशु, माया चिल्लाए। उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा। सिस्टम वार्निंग, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। हिमांशु ने आंखें खोलीं। उसने देखा, माया रो रही थी। कैलिथा तलवार ताने खड़ी थी सिस्टम के सामने। बस, कैलिथा ने कहा। अब नहीं। पहला आदेश जो सिस्टम नहीं था। कैलिथा ने तलवार जमीन में गाड़ दी। तू राजा नहीं है, उसने कहा, और न ही सिस्टम की संपत्ति। उसने हिमांशु की ओर देखा। तू इंसान है, और यही तेरा अपराध भी है, और शक्ति भी। छाया का निर्णय। राजा की छाया हिली। उसने हिमांशु की ओर झुककर एक ही भाव भेजा, स्वीकृति। फोर्थ सील रिस्पॉन्स। बोझ सील 47% खुला। स्थिति, असफल आंशिक। परिणाम, शक्ति अस्थिर, नियंत्रण सीमित। पहली वास्तविक हार दर्ज। हिमांशु गिर पड़ा, बेहोश। पहली हार। जब वह जागा, वह जमीन पर नहीं था, वह एक काले शून्य में था, और सामने वायरॉस, पूरा जीवित, मुस्कुराता हुआ। अब समझा, वायरॉस ने कहा। राजा क्यों टूटा? उसने हाथ बढ़ाया। हिमांशु हिल नहीं सका। सिस्टम स्टेटस ओवररिडन। तू बोझ उठा सकता है, वायरॉस ने कहा, लेकिन अकेला नहीं। उसने फुसफुसा कर कहा, या फिर तू टूट जाएगा। वास्तविकता में वापसी। हिमांशु हांफते हुए उठा। नॉक्सार खामोश था। मीनार टूट चुकी थी। राजा की छाया जा चुकी थी। आफ्टरमैथ स्टेटस। चौथा सील, असफल 47%, मानवता 86%, अंधकार अनुकूलता 55%। नई स्थिति, बोझ वहनकर्ता, बर्डन बेरर पैसिव। माया उसके पास बैठी थी। कैलिथा दूर खड़ी थी। हिमांशु ने धीमे से कहा,
मैं हार गया। कैलिथा ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, तू बच गया। हिमांशु ने आकाश की ओर देखा। डार्क एम्पायर की गहराई अब सामने थी, और उसने पहली बार समझा, ये युद्ध जीतने का नहीं है, ये जिंदा रहने का है। नॉक्सार अब एक शव था। न आग थी, न चीखें, सिर्फ खामोशी, भारी, दमघोंटू खामोशी। हिमांशु खंडहरों के बीच बैठा था। उसकी पीठ एक टूटे स्तंभ से टिकी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन वह देख नहीं रहा था। वह महसूस कर रहा था हार का वजन। पहली बार उसने किसी युद्ध में तलवार नहीं उठाई। पहली बार उसने सिस्टम की आवाज को अनदेखा नहीं किया, और पहली बार वह हार गया। सिस्टम स्टेटस पोस्ट फेलियर। स्थिति, बोझ वहन करता अस्थिर। मानवता 86%, अंधकार अनुकूलता 55%, मानसिक स्थिरता 41%। विशेष टिप्पणी, नायक अवस्था विफल, पुनर्निर्माण आवश्यक, पुनर्निर्माण। हिमांशु ने मन ही मन दोहराया। किस चीज का? उसके पास अब क्या बचा था? माया की चुप्पी। माया कुछ दूरी पर बैठी थी। वह बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू सूख चुके थे। वह जानती थी, अगर वह अभी बोली तो हिमांशु टूट जाएगा, और शायद वह खुद भी। कैलिथा का सच। कैलिथा खड़ी थी, हमेशा की तरह सीधी, लेकिन उसकी तलवार जमीन पर रखी थी। यह अपने आप में एक स्वीकारोक्ति थी। मैंने झूठ बोला था, उसने कहा। हिमांशु ने सिर नहीं उठाया। किस बारे में? उसने पूछा। इस बारे में कि राजा क्यों मरा। हिमांशु की उंगलियां कांपीं। डार्क किंग की मृत्यु। कैलिथा ने गहरी सांस ली। डार्क किंग युद्ध में नहीं मरा, उसने कहा। वह थक गया था। हिमांशु ने पहली बार उसे देखा। उसने हर युद्ध जीता, कैलिथा बोली। हर विद्रोह कुचला, हर साम्राज्य तोड़ा। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन हर जीत के साथ उसके कंधों पर बोझ बढ़ता गया। सिस्टम का मूल सत्य। सिस्टम ने उसे शक्ति दी, कैलिथा ने कहा, लेकिन विकल्प नहीं। हिमांशु की आंखें सिमट गईं। क्या मतलब? सिस्टम हमेशा इष्टतम निर्णय चाहता है, कैलिथा ने कहा। कम से कम नुकसान, अधिकतम नियंत्रण। उसने हिमांशु की ओर देखा। राजा ने हर बार सिस्टम की सुनी। वह निर्णय एक दिन, कैलिथा बोली। सिस्टम ने कहा, डार्क एम्पायर को बचाने के लिए मानवता का त्याग आवश्यक है। राजा ने इनकार किया। हिमांशु की सांस अटक गई, और यही उसकी आखिरी जीत थी। कैलिथा ने कहा, राजा क्यों टूटा? सिस्टम ने उसे शत्रु घोषित कर दिया। कैलिथा ने कहा, सीधे नहीं, धीरे धीरे। उसकी शक्तियां सीमित हुईं, उसकी स्मृतियां बिखरीं, उसका शरीर थका, और अंत में उसने खुद को समाप्त कर लिया। नॉक्सार की खामोशी और भारी हो गई। हिमांशु ने आंखें बंद कर लीं। सिस्टम की दरार। सिस्टम नोटिस इरेगुलरिटी डिटेक्टेड। स्रोत, उपयोगकर्ता हिमांशु। स्थिति, भावनात्मक असंगति। परिणाम, कोर लॉजिक में विचलन। प्राथमिकता संघर्ष। क्या ये वही रास्ता है? हिमांशु ने धीमे से पूछा। क्या मैं भी थक जाऊंगा? सिस्टम पहली बार चुप रहा। कोई उत्तर नहीं आया, कोई आदेश नहीं। सिस्टम खामोश था। अकेलेपन की रात आई, लेकिन आकाश में तारे नहीं थे। हिमांशु अकेला बैठा रहा। उसके भीतर दो आवाजें थीं। एक कहती थी, छोड़ दे। दूसरी, अगर तू नहीं तो कौन? वायरॉस का प्रस्ताव। नींद और जागने के बीच उसने उसे देखा। वायरॉस, तू समझने लगा है? वायरॉस ने कहा। राजा की गलती क्या थी? हिमांशु ने कुछ नहीं कहा। वह अकेला था। वायरॉस मुस्कुराया। तू नहीं होगा। सिस्टम अलर्ट फॉरेन इन्फ्लुएंस। मैं तुझे समाधान दे सकता हूँ। वायरॉस बोला, एक ऐसा रास्ता जहां बोझ बढ़ता है। अंतिम सील का संकेत। हवा कांपी। हिमांशु के भीतर कुछ जागा। फाइनल सील प्रीकर्सर डिटेक्टेड। सील का नाम, विकल्प। स्थिति, सुप्त। शर्त, जब उपयोगकर्ता सिस्टम के बिना निर्णय ले। हिमांशु की आंखें खुलीं। अगर मैं सिस्टम छोड़ दूं? उसने पूछा। वायरॉस की मुस्कान गहरी हो गई। तो तू राजा नहीं बनेगा, उसने कहा। तू कुछ और बनेगा। सुबह का निर्णय। सूरज निकला। पहली बार नॉक्सार में रोशनी आई। माया पास आए। तू क्या करने वाला है? उसने पूछा। हिमांशु ने उसे देखा। थकी हुई, लेकिन मौजूद। उत्तर, मैं जीतने की कोशिश नहीं करूंगा। हिमांशु ने कहा, मैं सही रहने की कोशिश करूंगा। कैलिथा ने आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी, ये रास्ता आसान नहीं था। सिस्टम का अंतिम संदेश। सिस्टम मैसेज डिलेड। चेतावनी, यह मार्ग अनुकूल नहीं है। सफलता की संभावना अज्ञात। हिमांशु खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली। तभी तो यह मेरा है, उसने कहा। आगे का रास्ता। डार्क एम्पायर की गहराई अब सामने थी। अंतिम सील अभी टूटा नहीं था, लेकिन उसकी नींव रख दी गई थी। स्टेटस अपडेट। नायक अज्ञात, राजा अस्वीकृत, इंसान जीवित। हिमांशु ने पहला कदम बढ़ाया, इस बार सिस्टम के आदेश पर नहीं। अगर आपको हिमांशु और माया की यह जंग पसंद आ रही है तो अभी मिस्टिक एफएम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। डार्क एम्पायर की गहराई नॉक्सार से अलग थी। यहाँ अंधेरा डराने वाला नहीं था,
ये जागरूक था। जैसे जैसे हिमांशु आगे बढ़ रहा था, जमीन उसके कदमों को पहचान रही थी, दीवारें फुसफुसा रही थीं, और हवा सवाल पूछ रही थी। यात्रा बिना सिस्टम के, पहली बार। कोई सिस्टम मैप नहीं था, कोई चेतावनी नहीं, कोई आंकड़े नहीं, सिस्टम स्टेटस निष्क्रिय स्वैच्छिक। माया ने घबराकर पूछा, अगर कोई हमला हुआ तो? हिमांशु ने चलते हुए जवाब दिया, तो हम इंसानों की तरह लड़ेंगे। कैलिथा चुप थी। उसके लिए ये रास्ता किसी भी युद्ध से ज्यादा डरावना था। शून्य का क्षेत्र। वे एक विशाल गोलाकार क्षेत्र में पहुंचे। बीच में कुछ नहीं था, न सिंहासन, न मीनार, न सेना, बस शून्य। यही, कैलिथा ने कहा, यही डार्क किंग ने अंतिम निर्णय लिया था। अंतिम सील प्रकट होता है। हिमांशु के भीतर कुछ हिला। कोई दर्द नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक सवाल। फाइनल सील मैनिफेस्टेशन। सील का नाम विकल्प। प्रकृति, न शक्ति, न दंड, परीक्षा। क्या तुम वह करोगे जो आसान नहीं बल्कि सही हो? हिमांशु ने चारों ओर देखा। अगर मैंने इनकार किया? उसने पूछा। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन शून्य में एक आकृति उभरी। वायरोस का पूर्ण रूप। अब वह छाया नहीं था, वह राजा जैसा था, लेकिन टूटा हुआ। अगर तू इनकार करेगा, वायरोस बोला, तो सिस्टम तुझे मिटा देगा। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर स्वीकार करेगा तो तू मुझे मार देगा। सच का खुलासा। तू क्या है? हिमांशु ने पूछा। मैं वही हूँ, वायरोस ने कहा, जो राजा बन नहीं सका। उसकी आवाज में कटुता थी। मैं वह हिस्सा हूँ जिसे सिस्टम ने काट दिया। सिस्टम का आगमन। हवा फट गई, आकाश में प्रकाश की रेखाएं उभरीं। सिस्टम को डिसेंट। पहली बार सिस्टम दिखाई दिया। कोई चेहरा नहीं, बस संरचना, तर्क, निष्पक्षता। सिस्टम डायरेक्टिव फाइनल। अंतिम सील सक्रिय। विकल्प प्रस्तुत। सिस्टम स्वीकारें, अराजकता समाप्त, मानव स्वतंत्रता समाप्त। सिस्टम अस्वीकारें, स्वतंत्रता, विश्व विघटन की संभावना। माया कांपने लगी। ये ब्लैकमेल है, उसने कहा। सिस्टम ने उत्तर दिया, ये गणना है। टूटता हुआ विश्वास। हिमांशु ने सिस्टम को देखा। तू कभी गलत नहीं हुआ। भावनाएं त्रुटिपूर्ण होती हैं, निर्णय नहीं। और राजा, उसने भावनाओं को चुना, वह विफल हुआ। राजा की विरासत। हिमांशु ने आंखें बंद कीं। उसने वह सब देखा, युद्ध, निर्णय, रक्त, चुप्पी। फिर उसने माया को देखा, डर में भी इंसान। फिर कैलिथा को, वफादारी में भी प्रश्न। निर्णय से पहले की खामोशी। शून्य कांप रहा था। अंतिम सील पूरी तरह जाग चुका था। फाइनल सील रेडी। वायरोस ने कहा, अगर तू सिस्टम तोड़ेगा तो दुनिया जल सकती है, अगर नहीं तो? हिमांशु ने पूछा, तो दुनिया जिंदा रहेगी। वायरोस बोला, लेकिन इंसान नहीं। हिमांशु का उत्तर। हिमांशु आगे बढ़ा। उसने सिस्टम को छुआ। पहली बार सिस्टम ने पीछे हटने की कोशिश की। तू गलत नहीं है, हिमांशु ने कहा, लेकिन तू पूरा भी नहीं है। अंतिम सील टूटता है। हवा फट गई, समय थम गया। फाइनल सील ब्रेक विकल्प। यह विस्फोट नहीं था, यह अस्वीकार था। सिस्टम को फ्रैक्चर। आकाश चीख पड़ा, गणनाएं टूट गईं, नियम बिखर गए। नया नियम। हिमांशु खड़ा रहा, दर्द में, डर में, लेकिन निर्णय में। अब कोई भी निर्णय सिर्फ गणना नहीं होगा, उसने कहा। अब हर निर्णय जिम्मेदारी होगा। सिस्टम का पतन। सिस्टम की आवाज टूटने लगी। त्रुटि, अनिश्चितता, नियंत्रण असंभव। फिर खामोशी। वायरोस का अंत। वायरोस घुटनों पर गिर पड़ा। तो यही था। वह हंसा। तू राजा नहीं बना। हिमांशु ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मैं इंसान बना। वायरोस मुस्कुराया और बिखर गया। दुनिया के बाद आकाश साफ था। डार्क एम्पायर की दीवारें दरक रही थीं, लेकिन नष्ट नहीं हो रही थीं। वर्ल्ड स्टेटस। सिस्टम निष्क्रिय, अराजकता संभव, स्वतंत्रता प्रारंभिक। अंतिम संवाद। माया ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? हिमांशु ने दूर देखा। अब कोई गारंटी नहीं होगी, उसने कहा, लेकिन हर इंसान अपना निर्णय खुद ले सकेगा। अंत या शुरुआत? कैलिथा ने घुटने टेक दिए। तो अब तू क्या है? हिमांशु ने आसमान की ओर देखा। कोई राजा नहीं, उसने कहा, कोई नायक नहीं, बस पहला इंसान जिसने मना किया। सिस्टम के बाद की दुनिया, टूटती व्यवस्था और एक नए युग की पीड़ा। डार्क एम्पायर नहीं गिरा, ये पहली सच्चाई थी। जब सिस्टम टूटा, जब अंतिम सील समाप्त हुआ, जब आकाश से वह कृत्रिम चेतना मिट गई, तब भी दीवारें खड़ी रहीं, जमीन नहीं फटी और शहर हवा में नहीं उड़े। लेकिन दूसरी सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक थी। व्यवस्था गिर चुकी थी। शांति का पहला दिन। सूरज उगा। डार्क एम्पायर में यह असामान्य था। यहाँ रोशनी हमेशा फीकी रहती थी, लेकिन आज वह साफ थी। नौकसार के बचे हुए नागरिक अपने घरों से बाहर निकले। वे ऊपर देख रहे थे, डरे हुए, उलझे हुए। कोई चेतावनी नहीं आई, कोई आदेश नहीं, कोई सिस्टम घोषणा नहीं। पहली बार खामोशी पूर्ण थी। सिस्टम की अनुपस्थिति। हिमांशु खंडहर की ऊंचाई पर खड़ा था। उसके भीतर कुछ लगातार इंतजार कर रहा था। कोई संदेश, कोई अपडेट,
कोई स्थिति, लेकिन कुछ नहीं आया। सिस्टम स्टेटस अस्तित्वहीन, ये शब्द कभी दिखा ही नहीं। सिस्टम अब आंकड़ों में भी नहीं था। माया का सवाल, माया उसके पास खड़ी थी। क्या अब सब ठीक हो जाएगा, उसने पूछा। हिमांशु ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था अब ठीक जैसी कोई गारंटी नहीं थी। पहली दरार, दोपहर होते होते डार्क एम्पायर की सीमाओं से खबरें आने लगीं। कोई समन्वय नहीं था, कोई केंद्रीय आदेश नहीं। सीमावर्ती जनरलों ने खुद को शासक घोषित करना शुरू कर दिया। कुछ शहरों ने स्वतंत्रता की घोषणा की, कुछ जगहों पर विद्रोह फूट पड़ा। स्वतंत्रता का पहला मूल्य, नौक्सार के दक्षिणी बाजार में एक झगड़ा हुआ। सिस्टम के समय में ऐसा झगड़ा 3 सेकंड में शांत हो जाता था। अब तलवारें निकलीं, लोग मरे। जब तक हिमांशु वहां पहुंचा, 3 शव जमीन पर थे। पहला खून, बिना आदेश के। हिमांशु ने उन लाशों को देखा। कोई लाल चेतावनी नहीं आई, कोई दंड निर्धारित संदेश नहीं, बस खून। माया कांप गई। ये तुम्हारी वजह से है, उसने पूछा। हिमांशु ने आंखें बंद कर लीं। आंशिक रूप से, उसने कहा। कैलिथा का डर। कैलिथा चुप नहीं रही। मैंने राजा की सेवा की, उसने कहा। मैंने सिस्टम को स्वीकार किया। उसने चारों ओर देखा। यह अव्यवस्था इससे ज्यादा डरावनी है। परिषद का गठन। तीसरे दिन डार्क एम्पायर के बचे हुए नेता नौक्सार पहुंचे। जनरल, पुराने प्रशासक, कुछ विद्रोही। वे एक गोलाकार सभा में बैठे। कोई सिंहासन नहीं था, ये जानबूझकर हटाया गया था। सबकी नजरें हिमांशु पर। तुमने सिस्टम तोड़ा, एक वृद्ध प्रशासक ने कहा। अब तुम्हें शासन करना चाहिए। सभा में सहमति की गूंज उठी। इनकार। हिमांशु खड़ा हुआ। नहीं, उसने कहा। शोर थम गया। हिमांशु का तर्क, सिस्टम इसलिए टूटा, उसने कहा, क्योंकि निर्णय एक हाथ में था। अगर मैं शासन करूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा। गुस्सा, तो हम क्या करें, एक जनरल चिल्लाया। एक दूसरे को मारें। कठोर सत्य। हिमांशु की आवाज भारी थी। अब हर निर्णय की कीमत होगी, उसने कहा, और हर गलती की जिम्मेदारी भी। परिषद टूटी, कोई समाधान नहीं निकला। कुछ लोग चले गए, कुछ चुप रहे। रात की आग। उसी रात नौक्सार के बाहरी इलाके में आग लगी। कोई सिस्टम अलार्म नहीं। लोग खुद भागे, खुद लड़े, खुद मरे। हिमांशु की असहायता। हिमांशु ने आग बुझाने में मदद की, लेकिन वह हर जगह नहीं था, और यही बात उसे तोड़ रही थी। पहली बार पछतावा, अकेले में। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सही किया। राजा की परछाई नहीं आई, कोई छाया नहीं, कोई दर्शन नहीं, सिर्फ एक इंसान अपने निर्णय के साथ। माया की सच्चाई। माया ने कहा, कम से कम अब लोगों की मौत गणना नहीं है। ये तसल्ली थी, लेकिन पूरी नहीं। एक नई सोच। 5वें दिन कुछ शहरों से संदेश आए। उन्होंने परिषद बनाई थी। स्थानीय नियम, स्थानीय निर्णय, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी सफलताएं। आशा की पहली किरण। ये धीमा था, अव्यवस्थित, लेकिन ये जीवित था। हिमांशु का अंतिम निर्णय इस अध्याय का। हिमांशु ने नौक्सार छोड़ा। उसने घोषणा की, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं प्रेरी बनूंगा। प्रेरी का अर्थ, वह शासन नहीं करेगा, वह आदेश नहीं देगा, वह सिर्फ हस्तक्षेप करेगा जब कोई निर्णय दूसरों से निर्णय छीन ले। विदा। कैलिथा ने तलवार झुकाए। तो तुम क्या हो, उसने पूछा। हिमांशु मुस्कुराया, थका हुआ, सच्चा। मैं गलती करने वाला इंसान हूं, उसने कहा, और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अंत की शुरुआत। डार्क एम्पायर पीछे छूट गया। सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ लोग थे। युग, स्थिति, व्यवस्था टूटती हुई। स्वतंत्रता, वास्तविक, भविष्य अनिश्चित। हिमांशु आगे बढ़ा, डर के साथ, उम्मीद के साथ, और पहली बार पूरी जिम्मेदारी के साथ। सिस्टम टूटे हुए 1 सप्ताह हो चुका था, लेकिन दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई थी कि वह आज़ाद है या बस असहाय। डार्क एम्पायर की जमीन पर सूरज हर रोज उगता था, पर उसके साथ कोई आदेश नहीं आता था। न चेतावनी, न दिशा, न भविष्यवाणी। लोग सुबह आंख खोलते थे और सबसे पहले यह महसूस करते थे कि अब कोई अदृश्य आवाज उन्हें यह नहीं बताएगी कि आज क्या करना है। हिमांशु उस खुले मैदान में खड़ा था जहां कभी साम्राज्य की सेनाएं अभ्यास करती थीं। अब वहां तलवारें नहीं चमकती थीं, बल्कि डरे हुए लोग बैठे थे। कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाए, कुछ घायल सैनिकों के घाव बांधते हुए, और कुछ बस जमीन को ताकते हुए, जैसे उससे कोई जवाब निकल आएगा। ये दृश्य किसी विजय के बाद का नहीं लग रहा था, ये किसी टूटे हुए ढांचे के बाद की सुबह जैसा था। माया उसके पास आए। उसके कंधे पर बंधी पट्टी अब भी लाल थी। दर्द उसने चेहरे पर नहीं आने दिया था, लेकिन चाल में थकान साफ दिख रही थी। पूर्वी सीमा से लोग आ रहे हैं, उसने कहा। वे कह रहे हैं कि वहां जनरल रुद्रेन ने खुद को शासक घोषित कर दिया है। हिमांशु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा। सिस्टम के जाते ही सबसे पहले वही लोग उठेंगे जो व्यवस्था को डंडे से थामना जानते थे। वह कह रहा है कि स्वतंत्रता अराजकता है, माया ने आगे कहा। और लोग डर रहे हैं।
डर, यही वह शब्द था जो इस नई दुनिया की असली मुद्रा बन चुका था। पहले लोग सिस्टम से डरते थे, अब वे एक दूसरे से डरने लगे थे। कैलिथा, जो पास खड़ी सब सुन रही थी, ने धीरे से कहा, रुद्रेन को लोग इसलिए मानेंगे क्योंकि वह जवाब देता है, चाहे वह जवाब गलत ही क्यों ना हो। हिमांशु ने गहरी सांस ली। तो हमें जवाब नहीं, सवाल लेकर जाना होगा, उसने कहा। यात्रा लंबी थी और थकाने वाली। कोई तेज मार्ग नहीं था, कोई शक्ति नहीं जो दूरी को निगल जाए। वे गांव-गांव से गुजरे और हर जगह एक जैसी कहानी थी। कहीं जमीन को लेकर झगड़े, कहीं खाने को लेकर, कहीं पुराने बदले फिर से जागते हुए। एक गांव में दो परिवार आमने सामने तलवारें लिए खड़े थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। हिमांशु उनके बीच खड़ा हुआ। उसके पास न कोई ताज था, न कोई चमकती शक्ति, सिर्फ आवाज थी। अगर आज खून बहेगा, उसने कहा, तो कल तुम्हारे बच्चे वही जमीन देखने आएंगे जिस पर उनके पिता मरे थे। वह कोई फैसला सुनाने नहीं आया था। उसने उन्हें बैठाया, सुना और अंत में दोनों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर किया। ये समाधान नहीं था, सिर्फ टालना था। लेकिन कभी कभी टालना ही जीवन होता है। 3 दिन बाद कारथेन की दीवारें दिखाई दीं, ऊंची, नई, और उन पर लहराता हुआ एक नया ध्वज। रुद्रेन खुद दीवार पर खड़ा था। उसकी आवाज दूर तक गूंजी, हिमांशु, तुमने सिस्टम तोड़कर दुनिया को कमजोर किया है, मैं उसे फिर से मजबूत कर रहा हूं। हिमांशु आगे बढ़ा। तुम डर को व्यवस्था कह रहे हो, उसने कहा, और लोग डर में इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें विकल्प नहीं दिए गए। रुद्रेन हंसा। लोग विकल्प नहीं चाहते, वे आदेश चाहते हैं। शहर के भीतर लोग ये सब सुन रहे थे। कोई जयकार नहीं थी, कोई पत्थर नहीं उछले, बस चुप्पी थी। वह चुप्पी जिसमें लोग पहली बार समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें चुनना है। जब लड़ाई शुरू हुई, वह किसी घोषणा के साथ नहीं आई। कोई घंटा नहीं बजा, बस तलवारें टकराईं और इंसान गिरे। ये युद्ध अलग था। यहाँ कोई आंकड़ा नहीं था जो बताए कि कौन जीत रहा है। एक सैनिक गिरा तो वह सच में गिरा। माया के पास एक घायल को उठाने का वक्त भी नहीं था कि एक तीर उसके कंधे में धंस गया। हिमांशु ने उसे पकड़ा। कोई उपचार प्रकाश नहीं फूटा, बस कपड़ा, हाथ और दांत भींचा हुआ दर्द। दीवार पर कैलिथा और रुद्रेन आमने सामने थे। दोनों पुराने योद्धा, दोनों व्यवस्था में पले हुए। उनकी तलवारें टकराईं और अंत में रुद्रेन घुटनों पर था। मार दो, उसने कहा। अगर नहीं मारा तो मैं फिर लौटूंगा। हिमांशु ने तलवार नीचे करवाए। नहीं, उसने कहा, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा और देखेगा कि लोग डर के बिना भी जी सकते हैं। यह कोई दयालु फैसला नहीं था, ये सबसे कठिन सजा थी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जीत का एहसास नहीं आया। मरे हुए गिने गए, नामों से, आंकड़ों से नहीं। शहर नहीं जला, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ बदल गया था। लोग हिमांशु के पास आए, न झुके, न नारे लगाए। उन्होंने सिर्फ देखा, जैसे ये जानना चाहते हों कि यह आदमी अब क्या करेगा। रात को हिमांशु अकेला बैठा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। माया पास आकर बैठी। आज तुमने सही किया, उसने कहा, लेकिन हर बार सही करना इतना ही भारी होगा। हिमांशु ने आकाश की ओर देखा। वहां कोई सिस्टम नहीं था, कोई संकेत नहीं, सिर्फ तारे थे, अनियमित, बिखरे हुए। शायद यही कीमत है, उसने कहा, स्वतंत्र होने की। कारथेन की हवा शांत थी, लेकिन दुनिया नहीं। और हिमांशु समझ चुका था कि यह सिर्फ पहला युद्ध था। अब हर दिन एक नया इम्तिहान होगा, बिना किसी गारंटी के। कारथेन के बाद दुनिया ने पहली बार यह समझना शुरू किया कि स्वतंत्रता कोई उत्सव नहीं होती, बल्कि एक लगातार जलने वाली आग होती है। वह आग जो रोशनी भी देती है और हाथ भी जलाती है। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी राख हर जगह उड़ रही थी। लोग जीत की बात नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ जिंदा रहने की बात कर रहे थे। और शायद यही इस नए युग की पहली सच्चाई थी। हिमांशु शहर की बाहरी सड़क पर चल रहा था। उसके चारों ओर लोग थे, लेकिन कोई उसे घेर नहीं रहा था। कोई उसे राजा नहीं कह रहा था। कुछ पहचानते थे, कुछ नहीं। यह अनदेखापन उसे अजीब तरह से सुकून दे रहा था। सिस्टम के समय में हर कदम पर पहचान होती थी, नाम, स्तर, भूमिका। अब वह बस एक आदमी था जो अपने फैसलों का बोझ खुद ढो रहा था। एक घर के बाहर एक औरत बैठी थी। उसकी गोद में एक बच्चा था जो चुपचाप आसमान देख रहा था। हिमांशु रुका। औरत ने उसे देखा, पहचानने की कोशिश की, फिर सिर झुका लिया। वह मर गया, उसने कहा, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी आरोप के। युद्ध में। हिमांशु के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। हर कुछ कदम पर ऐसी ही कोई कहानी थी। कोई पिता नहीं लौटा, कोई भाई नहीं बचा, कोई घर जल गया। और इन सब के बीच कोई सिस्टम नहीं था जो कहे कि यह नुकसान स्वीकार्य है। हर मौत व्यक्तिगत थी, हर दर्द असली। कैलिथा उसके साथ चल रही थी। लंबे समय बाद उसने अपनी तलवार पीठ पर बांध ली थी, जैसे वह अब लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि याद के लिए हो। लोग डर में हैं, उसने कहा। वे समझ नहीं पा रहे कि अगला दुश्मन कौन होगा। दुश्मन कोई भी हो सकता है, हिमांशु ने कहा, यहाँ तक कि हम खुद।
ये बात कैलिथा को चुभ गई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि यही सच है। सिस्टम के समय में दुश्मन परिभाषित होते थे। अब हर इंसान के भीतर वह क्षमता थी कि वह किसी और की आज़ादी छीन ले। कारथेन से निकलते ही रास्ता बदल गया। यहाँ कोई सीधी सड़क नहीं थी। रास्ते आपस में कटते, मिलते, टूटते थे। गांव छोटे थे, लेकिन समस्याएं बड़ी। एक जगह लोग आपस में इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक नया नेता चुन लिया था और कुछ लोग उसे मानने से इनकार कर रहे थे। दूसरी जगह लोग इसलिए भिड़ गए थे क्योंकि पुराने कानून अब लागू नहीं रहे थे और कोई नया तय नहीं हुआ था। हिमांशु ने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी कहीं समाधान बन रही थी और कहीं समस्या। कुछ लोग उसे देखकर उम्मीद करते थे कि वह फैसला करेगा, कुछ डरते थे कि वह कहीं उनका फैसला न छीन ले। ये दोहरापन हर जगह था। एक शाम वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां कोई झगड़ा नहीं था। ये बात असामान्य थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, शांत लेकिन सतर्क। गांव के बीच एक खुली जगह थी जहां कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचे नहीं। हिमांशु वहीं बैठ गया। एक युवक बोला, हमने तय किया है कि हर बड़ा फैसला सब मिलकर करेंगे। दूसरा बोला, इसमें समय लगता है, लेकिन कम से कम खून नहीं बहता। हिमांशु चुपचाप सुनता रहा। ये वही था जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग खुद शुरू कर देंगे। जब वह उठने लगा तो एक बुजुर्ग ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। हमें राजा नहीं चाहिए, लेकिन अनुभव चाहिए। हिमांशु ने सिर हिलाया। यही सबसे सही बात है, उसने कहा, और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, खबरें आने लगीं। कुछ जगहों पर नए तानाशाह उभर रहे थे। कहीं पुराने कुलीन अपने हथियारों के दम पर जमीन वापस ले रहे थे। कहीं लोग खुद ही छोटे छोटे समूह बनाकर दूसरों पर हमला कर रहे थे। यह आज़ादी का अंधेरा पक्ष था जिससे कोई बच नहीं सकता था। माया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत कम और समझ ज्यादा थी। वह लोगों के घाव भरती थी, लेकिन उससे ज्यादा उनके डर को सुनती थी। सब पूछते हैं कि यह कब खत्म होगा, उसने एक रात कहा। मैं क्या जवाब दूं? हिमांशु ने आग को देखते हुए कहा, कह देना कि यह खत्म नहीं होगा, बस बदलता रहेगा। उस रात उसने सपना देखा। कोई सिस्टम नहीं था, कोई आवाज नहीं, बस वही रास्ते, वही लोग, वही सवाल। वह जागा तो पसीने में था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिस्टम के बिना भी वह पीछा किया जा सकता है, अपने ही निर्णयों से। कुछ दिन बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां माहौल बदला हुआ था। लोग सशस्त्र थे, लेकिन उनके हथियार नीचे थे। यहाँ एक महिला नेतृत्व कर रही थी। उसने खुद को रानी नहीं कहा था, वह बस संयोजक थी। उसने हिमांशु को देखा और कहा, हमने सुना है तुम आदेश नहीं देते। सच है, हिमांशु ने कहा। अच्छा है, वह बोली, आदेशों से ही तो हम यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने घंटों बात की, गलतियों की, डर की, संभावनाओं की। कोई समझौता नहीं हुआ, कोई गठबंधन नहीं बना। लेकिन जब हिमांशु वहां से गया तो उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं था। कहीं उसे पत्थर भी पड़े। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है। हिमांशु रुका नहीं। उसने समझा कि गुस्सा भी इस आज़ादी का हिस्सा है। एक दिन खबर आई कि रुद्रेन भाग चुका है। उसने कुछ लोगों को साथ लिया और उत्तर की ओर चला गया। ये सुनकर कैलिथा ने गहरी सांस ली। मैं जानती थी, उसने कहा। कुछ लोग हार स्वीकार नहीं करते, और कुछ हार को हथियार बना लेते हैं, हिमांशु ने कहा। अब ये साफ था कि यह कहानी किसी एक युद्ध या एक दुश्मन की नहीं है। यह उन फैसलों की कहानी है जो हर दिन, हर इंसान को लेने होंगे। हिमांशु ने महसूस किया कि वह अब किसी केंद्र में नहीं है। वह एक बिंदु है, आता जाता, असर डालता, लेकिन नियंत्रित नहीं करता। एक शाम, जब वे एक पहाड़ी के ऊपर रुके, माया ने पूछा, अगर कल तुम मर गए तो क्या ये सब रुक जाएगा? हिमांशु ने देर तक कुछ नहीं कहा। फिर बोला, अगर यह मुझ पर टिका होता तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। नीचे दूर दूर तक रोशनियां थीं। अलग अलग गांव, अलग अलग फैसले, अलग अलग गलतियां। ये दुनिया बिखरी हुई थी, लेकिन जीवित थी। हिमांशु ने पहली बार महसूस किया कि शायद यही सही अंत नहीं, बल्कि सही निरंतरता है। कोई पूर्ण समाधान नहीं, कोई अंतिम जीत नहीं। सिर्फ चलते रहना, सवाल पूछते रहना, और यह स्वीकार करना कि इंसान होने का मतलब है गलतियों के साथ जीना। हवा ठंडी थी, रास्ता लंबा, और भविष्य अनिश्चित, लेकिन सिस्टम के बिना पहली बार वह सच में उनका अपना था। सत्ता के बिना कुर्सी। जब सिस्टम टूटा था तो सबसे पहले जो चीज़ बेमानी हो गई थी वह थी कुर्सी। नौकसार से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोग अब किसी ऊंचे आसन की ओर नहीं देखते थे। लेकिन सत्ता का स्वभाव अजीब होता है, वह कुर्सी के बिना भी टिक जाती है, बस अपना रूप बदल लेती है। अध्यक्ष चौधरी उसी बदले हुए रूप का नाम था। वह न राजा था, न सेनापति, न कोई चुना हुआ सम्राट। फिर भी जहां उसका नाम लिया जाता वहां लोग रुककर सुनते थे। उसके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों के पीछे वर्षों का अनुभव था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह सिस्टम के टूटने के बाद भी खड़ा रहा था, भागा नहीं था।
चौधरी उस दिन भी उसी पुराने सभा भवन में बैठा था जहां कभी सिस्टम के अधीन परिषदें हुआ करती थीं। भवन की छत से पत्थर झड़ चुके थे, दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन बीच में रखी लकड़ी की मेज अब भी मजबूत थी। चौधरी ने उसी मेज के सिरे पर बैठना चुना, न बीच में, न सबसे आगे। चौधरी का अतीत बहुत कम लोग जानते थे कि चौधरी कभी सिस्टम का कट्टर समर्थक रहा था। उसने व्यवस्था को न केवल स्वीकार किया था, बल्कि उसे लागू करने में मदद भी की थी। आंकड़ों, नियमों और संतुलन पर उसका भरोसा अटूट था। वह मानता था कि इंसान को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वह खुद को ही नष्ट कर देगा। लेकिन जब सिस्टम गिरा, चौधरी भागा नहीं, वह छिपा नहीं, वह चुप नहीं हुआ। उसने देखा कि कैसे लोग बिना आदेश के भी इकट्ठा हुए, कैसे डर के साथ साथ विचार जन्म लेने लगे। पहली बार उसने यह माना कि शायद उसने इंसान को कम आंका था। पहली सभा, बिना आदेश के। उस दिन सभा भवन में कोई घंटी नहीं बजी, कोई बुलावा नहीं भेजा गया, फिर भी लोग आते गए। किसान, व्यापारी, पूर्व सैनिक, शिक्षक, सब अपने अपने डर और सवाल लेकर। चौधरी खड़ा हुआ। मैं यहाँ अध्यक्ष बनकर नहीं खड़ा हूँ, उसने कहा। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो कल तलवारें बोलेंगी। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोगों को उसका अतीत याद था, कुछ को उसकी सख्ती। तुम वही चौधरी हो, किसी ने कहा, जिसने सिस्टम के नियम हम पर थोपे थे। चौधरी ने सिर झुकाया। हाँ, उसने कहा, और मैं वही आदमी हूँ जो अब मानता है कि वह सब अधूरा था। हिमांशु और चौधरी का पहला सामना। हिमांशु जब सभा में पहुंचा तो उसने चौधरी को तुरंत पहचान लिया। ये पहचान किताबों या आदेशों से नहीं आई थी, बल्कि उस खामोशी से आई थी जो चौधरी के बोलने पर छा जाती थी। तुम यहाँ क्यों हो? चौधरी ने पूछा। क्योंकि लोग यहाँ हैं, हिमांशु ने जवाब दिया। और जहाँ लोग होते हैं वहाँ जिम्मेदारी भी होती है। चौधरी मुस्कुराया। तुम आदेश नहीं देते, सुना है, और तुम सत्ता छोड़ने के बाद भी उसे समझते हो, हिमांशु ने कहा। दोनों के बीच कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन भरोसा भी नहीं था। ये बातचीत उन दो लोगों की थी जो अलग रास्तों से एक ही सच्चाई तक पहुंचे थे। नई व्यवस्था की बहस। सभा कई घंटे चली। कोई तय ढांचा नहीं था, कोई लिखित नियम नहीं, बस बहस। कुछ लोग चाहते थे कि चौधरी स्थायी अध्यक्ष बने, कुछ कहते थे कि कोई भी स्थायी पद फिर से गुलामी लाएगा, कुछ डर रहे थे कि बिना केंद्र के सब बिखर जाएगा। चौधरी ने सब सुना, फिर बोला, समस्या यह नहीं है कि कोई अध्यक्ष हो या न हो, समस्या यह है कि क्या उसे बदला जा सकता है या नहीं। ये वाक्य जैसे कमरे में टिक गया। चौधरी का प्रस्ताव, मैं अध्यक्ष रहूंगा, चौधरी ने कहा, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम मुझे हटा सकते हो। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई सेना नहीं, वह बोला, कोई विशेष अधिकार नहीं, और हर निर्णय लिखित होगा ताकि कल कोई यह न कह सके कि उसे अंधेरे में रखा गया था। यह कोई आदर्श व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये पहली ईमानदार कोशिश थी। टकराव, हर कोई सहमत नहीं था। एक युवा सैनिक खड़ा हुआ। तुम पुराने जमाने के हो, उसने कहा। तुम्हें आज़ादी से डर लगता है। चौधरी ने शांत स्वर में कहा, मुझे आज़ादी से नहीं, उसके दुरुपयोग से डर लगता है। हिमांशु ने पहली बार हस्तक्षेप किया। डर दोनों तरफ है, उसने कहा, लेकिन सवाल यह है कि हम डर के साथ क्या करते हैं। निर्णय की रात गहरी हो चुकी थी। लोग थके हुए थे, लेकिन पहली बार वे थकान से भाग नहीं रहे थे। मतदान जैसा कुछ नहीं हुआ। लोग बस एक एक करके बोले, हाँ, नहीं, शर्तों के साथ। अंत में चौधरी अध्यक्ष बना, लेकिन किसी ताज के साथ नहीं, बल्कि सवालों के बोझ के साथ। अध्यक्ष चौधरी का पहला दिन। अगली सुबह चौधरी अकेला था। कोई अंगरक्षक नहीं, कोई प्रतीक नहीं। उसने खिड़की से बाहर देखा। लोग अपने काम में लगे थे, डरे हुए लेकिन जागरूक। उसने बुदबुदाकर कहा, ये सत्ता नहीं है, ये परीक्षा है। हिमांशु की विदाई। हिमांशु जाने की तैयारी कर रहा था। चौधरी ने पूछा, अगर यह सब टूट गया तो? हिमांशु ने जवाब दिया, तो कम से कम ये तुम्हारा निर्णय होगा, किसी सिस्टम का नहीं। दोनों ने हाथ मिलाया। यह कोई गठबंधन नहीं था, यह एक समझ थी। अध्याय का अंत। अध्यक्ष चौधरी खिड़की पर खड़ा रहा। बाहर एक ऐसी दुनिया थी जो अधूरी थी, अस्थिर थी, लेकिन जीवित थी। और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। जब विश्वास की नींव हिलती है। बदलती हुई हवा। सिस्टम के टूटने के बाद सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं था कि आगे क्या होगा, बल्कि यह था कि कौन जिम्मेदार होगा। पहले हर गलती का दोष ऊपर जाता था, किसी परिषद, किसी नियम, किसी अदृश्य आदेश पर। अब गलती सीधे इंसान के माथे पर लिखी जाती थी, और यही बात लोगों को भीतर से डराने लगी थी। कारथेन में हवा बदल चुकी थी। बाहर से शहर वैसा ही दिखता था, वही गलियां, वही दुकानें, वही दीवारें। लेकिन लोगों की बातचीत बदल गई थी। पहले वे आदेशों की शिकायत करते थे, अब वे एक दूसरे पर शक करने लगे थे। स्वतंत्रता ने उन्हें बोलने का अधिकार दिया था, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं सिखाया था। अध्यक्ष चौधरी इस बदलाव को हर दिन महसूस करता था। जब वह सभा भवन की ओर जाता तो रास्ते में लोग उसे देखकर रुकते नहीं थे, लेकिन उनकी नज़रें रुक जाती थीं।
ये सम्मान नहीं था, यह उम्मीद थी, और उम्मीद सबसे खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि वह पूरी न हुई तो गुस्से में बदल जाती है। उस दिन की सभा सामान्य नहीं थी। लोग पहले से ही उत्तेजित थे। उत्तर से आई खबरें फैल चुकी थीं, रुद्रेन फिर से लोगों को इकट्ठा कर रहा था। कुछ गांवों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया था कि वे कारथेन की बात नहीं मानेंगे। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि कुछ लोग ये कहने लगे थे कि सिस्टम का टूटना एक गलती थी। सभा भवन में शोर था। कोई औपचारिक शुरुआत नहीं हुई। लोग खुद बोलने लगे, बिना सेना के हम कब तक सुरक्षित रहेंगे? अगर हर फैसला बहस से होगा तो काम कब होगा? आज़ादी अच्छी है, लेकिन पेट पहले भरना चाहिए। चौधरी चुप बैठा रहा। उसने सीखा था कि हर शोर का जवाब शब्द नहीं होता, कभी कभी चुप्पी ही आईना बन जाती है। अध्यक्ष की दुविधा। जब वह खड़ा हुआ तो धीरे धीरे आवाज़ें थम गईं। तुम सब जो कह रहे हो वह झूठ नहीं है, उसने कहा। लेकिन अधूरा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। लोगों ने ध्यान से देखा। ये वही चौधरी था जो कभी सिस्टम के नियमों को सख्ती से लागू करता था। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आवाज़ में आदेश नहीं, स्वीकार उगती थी। तुम व्यवस्था चाहते हो, वह बोला, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे कि वह किस कीमत पर हो। उसने बताया कि कैसे व्यवस्था के नाम पर पहले भी सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन भीतर से सड़ रहा था। कैसे सिस्टम ने लोगों को सुरक्षित महसूस कराया, लेकिन कमज़ोर बना दिया। और कैसे अब वही कमज़ोरी सामने आ रही है। अगर आज तुम किसी को पूरा अधिकार दे देते हो, चौधरी ने कहा, तो कल तुम उससे सवाल पूछने का अधिकार खो दोगे। सभा में बेचैनी थी। कुछ लोग सहमत थे, कुछ असहज। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, लेकिन बहस से पेट नहीं भरता, अध्यक्ष। चौधरी ने उसकी ओर देखा। और तानाशाही से आत्मा मर जाती है, उसने शांत स्वर में कहा। यह कोई नारा नहीं था, यह अनुभव था, टूटता हुआ भरोसा। सभा बिना किसी अंतिम निर्णय के समाप्त हुई। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। लोग बाहर निकले, लेकिन समाधान के बिना। कुछ ने कहा कि चौधरी सही है, कुछ ने कहा कि वह बहुत नर्म है। कुछ ने पहली बार यह भी कहा कि शायद हिमांशु को वापस आकर सब संभाल लेना चाहिए। ये बात चौधरी तक पहुंची। रात को वह अकेला बैठा रहा। उसके सामने वही पुरानी मेज थी जिस पर कभी सिस्टम के आदेश लिखे जाते थे। अब वहां सिर्फ खाली कागज थे। खाली कागज डरावने होते हैं, क्योंकि उन पर कुछ भी लिखा जा सकता है। उसी रात खबर आई कि 2 क्षेत्रों ने अपने अपने स्थानीय संरक्षक चुन लिए हैं। उन्होंने खुले शब्दों में नहीं कहा कि वे अलग हो रहे हैं, लेकिन संकेत साफ थे। ये बिखराव की शुरुआत थी, धीमी, शांत, लेकिन गहरी। चौधरी ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यह मानना थी कि लोग समय के साथ समझ जाएंगे। कुछ लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग डर से भागते हैं, और डर हमेशा किसी मजबूत हाथ की तलाश करता है। लौटता हुआ सवाल। अगली सुबह एक संदेश आया। हिमांशु लौट रहा था, लेकिन संदेश में एक पंक्ति और थी। वह समाधान लेकर नहीं आ रहा है। चौधरी ने कागज मोड़कर जेब में रख लिया। उसके चेहरे पर न राहत थी, न चिंता, बस एक ठंडी सच्चाई। अगर हिमांशु भी कोई आदेश नहीं देगा, तो लोगों को खुद तय करना होगा कि वे स्वतंत्र इंसान बनना चाहते हैं या फिर सुरक्षित प्रजा। चौधरी खिड़की से बाहर देखने लगा। शहर जाग रहा था, दुनिया आगे बढ़ रही थी, और उसे साफ दिख रहा था, अब लड़ाई तलवारों की नहीं, विश्वास की थी। जब आज़ादी अपने ही भार से झुकती है। पहला दरार। आज़ादी कभी अचानक नहीं टूटती, वह पहले थकती है, फिर चुप होती है, और अंत में किसी छोटे से समझौते के साथ गिर जाती है। कारथेन में भी यही हो रहा था। बाहर से सब कुछ शांत दिखता था। दुकानें खुल रही थीं, लोग खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। लेकिन ये सामान्यता एक पतली परत थी, जिसके नीचे डर और असमंजस लगातार उबल रहा था। लोग अब भी बहस करते थे, लेकिन उन बहसों में पहले जैसी उम्मीद नहीं बची थी। अब सवाल यह नहीं था कि सही क्या है, बल्कि यह था कि सबसे कम गलत क्या है। अध्यक्ष चौधरी ने यह बदलाव सबसे पहले महसूस किया। वह अब सभा भवन में बैठते समय खुद को भारी महसूस करने लगा था, जैसे कुर्सी नहीं, कोई बोझ उसे थामे हुए हो। लोग पहले उसकी बात काटते थे, अब उसकी ओर देखने लगे थे, जैसे वह किसी निर्णय को टाल रहा हो। उसी सुबह पहली खबर आई। दक्षिण के 3 गांवों ने अपने लिए रक्षक बल बना लिया था। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे अलग हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि वे कारथेन की किसी भी सभा के निर्णय को तभी मानेंगे जब वह उनके हित में होगा। यह आज़ादी का पहला विद्रोह नहीं था, यह उसका पहला समझौता था। डर का सौदा। सभा भवन में उस दिन भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन माहौल भारी था। जो लोग आए थे वे बोलने नहीं, सुनने आए थे। और यह बात चौधरी को परेशान कर रही थी, क्योंकि जब लोग बोलना छोड़ देते हैं तब वे अंदर ही अंदर कोई फैसला ले चुके होते हैं। एक बुजुर्ग किसान ने चुप्पी तोड़ी। हम थक गए हैं, उसने कहा। हर दिन सोचने से, हर दिन डरने से। हमें कोई ऐसा चाहिए जो कहे ये करो, यह मत करो। ये बात सरल थी, लेकिन उसमें छुपा खतरा बहुत बड़ा था। चौधरी ने धीरे से कहा, और अगर वह आदमी गलत निकला तो?
किसान ने कंधे उचका दिए। कम से कम गलती हमारी। हिमांशु ने दक्षिण की ओर कदम बढ़ाया तो उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह अब किसी आंदोलन का चेहरा नहीं बल्कि एक चलती हुई आशंका बन चुका है। जहां जहां से वह गुजरा लोग उसे पहचानते थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर वही उम्मीद नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। कुछ की आंखों में सवाल थे, कुछ की आंखों में डर और कुछ में खुला संदेह। ये संदेह ही था जिसने आज़ादी को पहली बार घायल किया था। दक्षिण की जमीन अलग थी। वहां की हवा में पहले से ही एक भारीपन था, जैसे लोग किसी निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हों बल्कि किसी टकराव की तैयारी कर रहे हों। रास्तों पर सशस्त्र युवक खड़े थे। उनकी आंखों में न जोश था न नफरत, बस आदेश मानने की आदत थी। यही आदत सबसे खतरनाक होती है क्योंकि उसमें सोच मर जाती है। हिमांशु ने किसी से अपना परिचय नहीं दिया। उसने ये जानबूझकर किया। वह देखना चाहता था कि बिना नाम के वह कैसा व्यवहार पाता है। पहला गांव शांत था, लेकिन वह शांति कब्रिस्तान जैसी थी। लोग धीरे बोल रहे थे, इधर उधर देखते हुए। एक बूढ़ा आदमी उसे अपने घर के सामने बैठा मिला। उसने हिमांशु को देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी सवालों से भरी थी। यहाँ सब ठीक है? हिमांशु ने पूछा। बूढ़े ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वह हंसी अधूरी रह गई। ठीक, उसने कहा, ये शब्द अब यहाँ नहीं चलता। उसने बताया कि कैसे रक्षक बल ने पहले सुरक्षा के नाम पर मदद की थी। कैसे उन्होंने रास्ते साफ कराए, चोरी रोकी, झगड़े निपटाए और फिर बिना बताए कर मांगना शुरू कर दिया। पहले अनाज, फिर पैसे, फिर आदमी। अब वे हमारे बेटों को ले जाते हैं, बूढ़े ने कहा, और कहते हैं यह आज़ादी की कीमत है। हिमांशु ने सिर झुका लिया। ये वही कीमत थी जिसके बारे में उसने चेतावनी दी थी और जिसे रोकने का कोई आसान तरीका नहीं था। दूसरे गांव में उसे विरोध मिला। वहां के लोग खुले तौर पर रक्षक बल के समर्थक थे। एक युवक ने कहा, कम से कम अब रात को डर नहीं लगता। पहले कौन आता था कौन नहीं कुछ पता नहीं चलता था। और दिन में? हिमांशु ने पूछा। युवक चुप हो गया। यही वह चुप्पी थी जो आज़ादी को खोखला करती है। जब लोग आधा सच बोलकर पूरा झूठ स्वीकार कर लेते हैं। रक्षक बल का मुख्य शिविर पहाड़ी के पास था। वहां कोई झंडा नहीं था, कोई ताज नहीं, बस अनुशासन था। साफ सुथरे हथियार, तय समय और एक नाम, संरक्षक वेदन। वेदन कोई क्रूर आदमी नहीं था, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह शांत बोलता था, ध्यान से सुनता था और कभी गुस्से में आदेश नहीं देता था। उसके लोग उसे इसलिए मानते थे क्योंकि वह उन्हें उद्देश्य देता था, चाहे वह उद्देश्य गलत ही क्यों न हो। हिमांशु को देखकर वेदन मुस्कुराया। मैं जानता था तुम आओगे, उसने कहा। जब सवाल बढ़ते हैं तो तुम चले आते हो, और जब जवाब जरूरी हो जाते हैं। हिमांशु ने पूछा। वेदन ने कंधे उचका दिए। तब लोग मेरे पास आते हैं। दोनों आमने सामने बैठे, कोई हथियार नहीं निकाले गए। यही बातचीत सबसे खतरनाक थी। तुम जानते हो, वेदन बोला, लोग आज़ादी नहीं चाहते, वे शांति चाहते हैं। और शांति के बदले तुम क्या लेते हो? हिमांशु ने पूछा। थोड़ा नियंत्रण, वेदन ने सहजता से कहा। थोड़ा डर, लेकिन डर अगर सही दिशा में हो तो व्यवस्था बनाता है। हिमांशु ने पहली बार महसूस किया कि यह आदमी रुद्रेन जैसा नहीं है। यह उससे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह खुद को सही मानता है। तुम सिस्टम को बुरा कहते हो, वेदन ने कहा, लेकिन तुम वही गलती कर रहे हो जो सिस्टम ने की थी, लोगों से उम्मीद करना। ये वाक्य सीधा लगा। और तुम वही गलती कर रहे हो, हिमांशु ने जवाब दिया। जो हर तानाशाह करता है, लोगों को आदत सिखाना। वेदन मुस्कुराया। आदतें ही तो समाज चलाती हैं। बातचीत बिना निष्कर्ष के खत्म हुई, लेकिन बाहर कुछ बदल चुका था। रक्षक बल के एक दस्ते ने पास के गांव में एक युवक को पीटा था, इसलिए नहीं कि उसने विरोध किया, बल्कि इसलिए कि उसने सवाल पूछा था। ये खबर जब हिमांशु तक पहुंची तो उसे पहली बार गुस्सा आया। लेकिन ये गुस्सा हथियार उठाने का नहीं था। ये गुस्सा उस समझ का था कि अब सवाल पूछना ही अपराध बनता जा रहा है। उसी रात गांव में आग लगी। किसने लगाई कोई नहीं जानता था, लेकिन सुबह एक लाश मिली। और यही वह पल था जब आज़ादी से पहला खून बहा। लोग इकट्ठा हुए, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, और कुछ लोग चुप थे। सबसे खतरनाक लोग। हिमांशु उस लाश के पास खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। यह मौत किसी युद्ध की नहीं थी, यह मौत एक सवाल की थी। दूर कारथेन में अध्यक्ष चौधरी को यह खबर मिली। उसने कागज हाथ में लिया और देर तक देखता रहा। अब कोई तटस्थ रहना संभव नहीं था। या तो आज़ादी खुद को बचाएगी, या फिर लोग उसे सुरक्षा के नाम पर मार डालेंगे। और यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ था। लाश के चारों ओर खड़े लोग चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी एक जैसी नहीं थी। कुछ की आंखों में डर था, कुछ की आंखों में गुस्सा, और कुछ की आंखों में वह खतरनाक शांति थी जो तब आती है जब इंसान भीतर ही भीतर कोई फैसला कर चुका होता है। हिमांशु ने ये शांति पहले भी देखी थी, युद्ध से ठीक पहले। मरा हुआ युवक कोई नेता नहीं था, न कोई विद्रोही, न कोई अपराधी। वह बस सवाल पूछता था। उसने ये जानना चाहा था कि सुरक्षा कर क्यों बढ़ाया गया और बदले में सुरक्षा किससे मिल रही है।
यही उसका अपराध था। हिमांशु ने उसके चेहरे की ओर देखा। आंखें खुली थीं, जैसे आखिरी पल तक वह ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि सवाल पूछना कब से गुनाह बन गया। गांव के लोग धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगे। एक ओर वे थे जो रक्षक बल से डरते थे, और दूसरी ओर वे जो अब भी मानते थे कि यही लोग उन्हें अराजकता से बचा रहे हैं। ये बंटवारा साफ नहीं था, लेकिन खतरनाक था, क्योंकि यह भीतर ही भीतर हो रहा था। अगर तुम यहाँ नहीं होते, एक औरत ने हिमांशु से कहा, तो शायद हम कुछ नहीं कहते। हिमांशु ने उसकी ओर देखा। और अगर मैं चला जाऊं? उसने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। ये वही जवाब था जिससे वह डरता था। उस रात हिमांशु सो नहीं पाया। वह आग के पास बैठा रहा और सोचता रहा कि वह किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अगर वह हस्तक्षेप करता है तो लोग कहेंगे कि वह खुद सत्ता बन रहा है। अगर नहीं करता तो सवाल पूछने वाले मरते रहेंगे। यही आज़ादी का सबसे क्रूर मजाक था। हर सही फैसला भी किसी न किसी को गलत लगता था। सुबह होते होते खबर फैल चुकी थी। पास के 2 गांवों में लोगों ने रक्षक बल के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। यह कोई संगठित विद्रोह नहीं था। ये डर और गुस्से का मिश्रण था, और ऐसा मिश्रण अक्सर खून मांगता है। वेदन को ये खबर मिली तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और बस इतना कहा, अगर आज हम कमजोर पड़े तो कल कोई भी हमें कुचल देगा। ये वाक्य सुनकर कई सैनिकों ने सिर हिलाया। किसी ने सवाल नहीं पूछा। यही वह क्षण था जब रक्षक बल ने खुद को सुरक्षा से ऊपर व्यवस्था मानना शुरू किया। दोपहर तक टकराव हो गया। पहले पत्थर चले, फिर लाठियां, फिर हथियार। हिमांशु गांव के बीच खड़ा था जब पहला तीर चला। वह किसी को रोक नहीं पाया। वह सिर्फ ये देख पाया कि कैसे एक डर दूसरे डर से टकराया और दोनों ने मिलकर इंसानियत को कुचल दिया। खून जमीन पर गिरा, और यह खून किसी राजा के आदेश से नहीं बहा था। ये खून स्वतंत्रता की उलझन से बहा था। जब रक्षक बल ने गांव पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इसे शांति बहाली कहा। जब लोग अपने मरे हुए उठाने लगे तो उन्होंने इसे आवश्यक नुकसान कहा। शब्द वही पुराने थे, बस सिस्टम का नाम बदल गया था। हिमांशु को पकड़ लिया गया। ये गिरफ्तारी किसी रस्सी या जंजीर से नहीं हुई। यह एक घेरा था सैनिकों का, आदेशों का, और उस सोच का जो अब सवालों को सहन नहीं कर पा रही थी। वेदन उसके सामने खड़ा था। मैंने तुम्हें चेताया था, उसने कहा। सवाल आग लगाते हैं, और आग से डरकर अंधेरा चुनना, हिमांशु ने जवाब दिया, कायरता है। वेदन ने उसे मारा नहीं। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, वेदन बोला। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ताकि लोग देख सकें कि सवाल पूछने वाला कुछ नहीं बदल पाया। ये सज़ा मौत से भी भारी थी। हिमांशु को गांव से बाहर छोड़ दिया गया, बिना हथियार, बिना संदेश, बिना किसी घोषणा के। ये साफ था, अब जो होगा वह लोगों के भीतर होगा। उधर कारथेन में जब ये खबर पहुंची तो सभा भवन में पहली बार असली चीखें गूंजीं। अब बहुत हो गया, हम कब तक चुप रहेंगे? अगर हम अभी नहीं रुके तो हम भी वेदन जैसे बन जाएंगे। अध्यक्ष चौधरी चुप बैठा रहा। उसका चेहरा थका हुआ था। उसे समझ आ गया था कि अब कोई मध्य रास्ता नहीं बचा। उसने धीरे से कहा, अगर हम आज बल भेजते हैं तो हम वही करेंगे जिससे बचने के लिए सिस्टम तोड़ा गया था। और अगर नहीं भेजते? किसी ने चिल्लाकर पूछा। चौधरी ने आंखें बंद कर लीं। तो हम ये स्वीकार करेंगे कि सवाल पूछना अब इस दुनिया में सुरक्षित नहीं है। सभा में सन्नाटा छा गया। यह वही क्षण था जहां इतिहास दिशा बदलता है। चौधरी ने अंततः निर्णय लिया, न सेना भेजने का, न चुप रहने का। उसने घोषणा की कि कारथेन अब वेदन और उसके रक्षक बल को स्वतंत्र संरक्षक नहीं मानेगा। ये युद्ध की घोषणा नहीं थी, लेकिन ये स्वीकारोक्ति थी कि अब ये टकराव टाला नहीं जा सकता। यह आधा कदम था, और आधे कदम अक्सर सबसे ज्यादा खून मांगते हैं। हिमांशु अकेले रास्ते पर चल रहा था जब उसे यह खबर मिली। वह रुका। उसने आसमान की ओर देखा। अब पीछे लौटना संभव नहीं, उसने खुद से कहा। दूर दूर तक फैली जमीन पर छोटे छोटे अलाव जलने लगे थे। लोग इकट्ठा हो रहे थे, कुछ डर से, कुछ गुस्से से, और कुछ उम्मीद से। आज़ादी अब किसी विचार की तरह साफ नहीं रही थी। वह एक संघर्ष बन चुकी थी, और हर संघर्ष की तरह ये भी तय कर चुका था, अब और खून बहेगा। अध्याय यहीं खत्म नहीं होता। लेकिन इस दिन के बाद कोई भी यह नहीं कह सका कि उसे अंदाजा नहीं था। जब स्वतंत्रता भी हथियार उठा लेती है। हवा में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी। उसमें फुसफुसाहटें थीं, डरी हुई नहीं, बल्कि सधी हुई। जैसे लोग बोल नहीं रहे हों, बल्कि भीतर ही भीतर तैयारी कर रहे हों। हिमांशु को यह एहसास रास्ते में ही हो गया था कि यह सिर्फ उसका अकेला संघर्ष नहीं रहा। वह जहां भी गया, लोगों की निगाहों में सवाल थे, लेकिन अब वे सवाल कमजोर नहीं थे। वे अब जवाब मांग रहे थे। पहली बार किसी ने उसके सामने झुककर नहीं देखा। पहली बार किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि अब क्या होगा। इस बार लोगों ने कहा, हम तैयार हैं। ये वाक्य भारी था,
क्योंकि तैयार होना हमेशा सही होने की गारंटी नहीं देता, बस ये बताता है कि इंसान डर के उस पार आ चुका है। हिमांशु जानता था कि यही वह पल है जहां स्वतंत्रता अपनी मासूमियत खो देती है। जब तक आज़ादी एक विचार होती है, वह सुंदर लगती है। लेकिन जिस दिन वह हथियार उठाती है, उसी दिन वह खुद से भी डरने लगती है। पहला हमला योजनाबद्ध नहीं था। ये किसी सेनापति की चाल नहीं थी। ये गुस्से का विस्फोट था। रक्षक बल की एक छोटी चौकी, जो वर्षों से सुरक्षा का प्रतीक थी, एक ही रात में घिर गई। नारे नहीं लगे, कोई भाषण नहीं हुआ, बस पत्थर, आग और वह चीख जो तब निकलती है जब इंसान पहली बार अपने डर को चोट पहुंचाता है। जब सुबह हुई, चौकी खाली थी। कुछ सैनिक भाग चुके थे, कुछ घायल थे और 2 मरे हुए थे। खबर फैलते ही वेदन को समझ आ गया, अब यह अलग किस्म का युद्ध है। उसने आपात सभा बुलाई। इस बार शब्दों में सख्ती नहीं थी, बस स्पष्टता थी। अब हम सुरक्षा नहीं कर रहे, उसने कहा। अब हम नियंत्रण कर रहे हैं। ये वाक्य किसी आदेश से ज्यादा एक स्वीकारोक्ति थी। रक्षक बल ने शहरों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर रास्ते पर पहरे, हर आवाज पर निगरानी। ये व्यवस्था की आखिरी चाल थी, हर चीज को इतना नियंत्रित कर दो कि विद्रोह सांस ही न ले सके। लेकिन विद्रोह सांस से पैदा नहीं होता, वह घुटन से पैदा होता है। कारथेन की सभा में इस बार बहस नहीं हुई। बहस का समय निकल चुका था। अध्यक्ष चौधरी ने दस्तावेज मेज पर रखे और कहा, अब अगर हम तटस्थ रहे तो इतिहास हमें भी दोषी मानेगा। किसी ने विरोध नहीं किया। यह मौन समर्थन था और शायद सबसे खतरनाक। उधर हिमांशु लोगों के बीच था, लेकिन वह नेता की तरह नहीं चल रहा था। वह सुन रहा था, और जितना सुनता गया उतना ही समझता गया कि यह संघर्ष अब किसी एक चेहरे का नहीं है। लोग अपनी कहानियां सुना रहे थे। किसी की जमीन ली गई थी, किसी का भाई गायब हुआ था, किसी का सवाल मजाक बन गया था। और इन सब के बीच एक बात साफ थी, कोई भी खुद को निर्दोष नहीं मान रहा था। अगर लड़ाई होगी, एक बूढ़े ने कहा, तो हम भी खून बहाएंगे, सिर्फ उनका नहीं, अपना भी। हिमांशु ने सिर झुकाया। यही सच्चाई थी जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। पहली संगठित टकराहट नदी के किनारे हुई। रक्षक बल एक पुल को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। लोग उसे पार करना चाहते थे। कोई समझौता नहीं हुआ। जब पहली गोली चली तो वह आदेश से नहीं चली, वह डर से चली। और डर जब हथियार पकड़ता है तो वह सही गलत नहीं देखता। लड़ाई कुछ ही मिनटों में फैल गई। धुआं, चीखें, पानी में गिरते शरीर, सब कुछ एक साथ। हिमांशु ने एक जवान को गिरते देखा। उसकी उम्र मुश्किल से 20 रही होगी। उसकी आंखों में अभी भी यह सवाल था कि वह यहाँ क्यों है। उस पल हिमांशु को एहसास हुआ, आज़ादी अब किसी विचारधारा का नाम नहीं रही, वह अब एक कीमत बन चुकी है। लड़ाई रुकी तो दोनों तरफ लाशें थीं। कोई जीत नहीं था, बस नुकसान था। शाम होते होते ये साफ हो गया कि यह अब गांव या शहर का मामला नहीं रहा। ये पूरे डार्क एम्पायर की नसों में फैल चुका था। वेदन ने अंतिम आदेश दिया, हिमांशु को पकड़ो, जिंदा या मरा। और उसी रात हिमांशु को पहली बार यह डर लगा कि शायद वह सही होते हुए भी इस आग को रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर लोगों को देखा, घायल, थके हुए, फिर भी खड़े, तो उसने समझ लिया कि अब यह उसका निर्णय नहीं रहा। ये जनता का रास्ता बन चुका था। स्वतंत्रता ने हथियार उठा लिया था, और अब कोई भी उसे वापस नीचे रखने को तैयार नहीं था। तो क्या हिमांशु इस बोझ को उठा पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे थे मिस्टिक एफएम। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहें।